एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ लोगों की डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी को खाना खिलाने के लिए फूड चाहिए और फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी कोशिश की जाती है, जो भी एफर्ट्स और स्टेप्स लिए जाते हैं, उसी को हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत से तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाकर, कल्टीवेबल एरिया को बढ़ाकर। पहले अगर मान के चलते हैं कि केवल इतने बड़े एरिया में कल्टीवेशन होता था, तो अब इतने बड़े एरिया में हम कल्टीवेशन करें। बड़े एरिया में कल्टीवेशन करेंगे तो फार्म प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फार्म प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोगों का पेट भर सकता है। मिक्स्ड फार्मिंग कर कर जो भी पर हेक्टेयर ज़मीन है, पर स्क्वायर मीटर ऑफ ज़मीन है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाए। इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया जाए और इरिगेशन फैसिलिटी अगर डेवलप हो गई हो तो उसको मेंटेन किया जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए। फर्टिलाइज़र का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल हो, ताकि पर हेक्टेयर पर एकड़ ज़मीन में ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सके। पहले अगर 5 क्विंटल प्रोडक्शन होता था तो अब 15 क्विंटल प्रोडक्शन होगा, अगर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया तो। एग्रीकल्चर में मैनुअल वर्क की जगह मैकेनाइजेशन यानी मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करने का अल्टीमेट एम या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमको फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना है, फूड प्रोड्यूस बढ़ाना है और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में या फिर हमारे देश इंडिया में जो भी लोग हैं वो हंगर की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से ना मरें। यहाँ पे 2 केस स्टडी दिया गया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से किया जाता है और एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ है। डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है और डेवलप्ड कंट्री में अलग तरीके से। डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और आम तौर पे यहाँ पे लोग, किसान, कल्टीवेटर्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पे जो भी क्रॉप है उसको छोटे खेत में, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड्स में लोग खेती करते हैं। और लोग आमतौर पे खेती करते हैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो फार्मिंग है उसका नेचर कैसा है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यानी लोग अपना पेट भरने के लिए खेती करने, कॉमर्शियल पर्पस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में आमतौर पे खेती नहीं की जाती। वहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में बात की जाए तो वहाँ पे लोगों के पास लार्ज फार्म है, यानी खेत काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वहाँ पे खेती करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर को किया जाता है। तो ये डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे 2 केस स्टडी के माध्यम से हम इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि इंडिया में एक फार्म है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में एक फार्म, एक खेत या फिर एक किसान की कैसी हालत है। और दूसरा पढ़ेंगे कि यूएसए के अंदर, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे फार्म की कैसी कंडीशन है। पहले हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो एक डेवलपिंग कंट्री है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद। वहाँ उस गांव में एक छोटा सा किसान रहता है जिसका नाम है मुन्ना लाल। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है, खेत है। उसका जो घर है वो मेन गांव में है, मेन विलेज में, और उसका जो खेत है वो गांव के आउटस्कर्ट्स में है, यानी गांव के बाहर है। गांव के बाहर उसका खेत है और उसका घर गांव में है। वो मार्केट से हर अल्टरनेट ईयर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को खरीदता है,
अल्टरनेट ईयर कहने का मतलब एक साल खरीदा तो एक साल नहीं खरीदा, उसके अगला साल खरीदेगा। उसका जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल है, इसकी वजह से एक साल में वो अपने खेत में 2 या 3 क्रॉप को उगा लेता है। आमतौर पे एक सीज़न में बीट को उगाया तो दूसरे सीज़न में राइस को, और जो भी इंटरमीडिएट सीज़न है उसमें दाल को या फिर जो भी पल्स क्रॉप है उसको उगाता है। ये जो मुन्ना लाल हैं वो अपने दोस्तों का, अपने किसान दोस्तों का एडवाइस लेता है, अपने बड़ों का, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स का एडवाइस लेता है कि उसे कैसे फार्मिंग करनी चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो। वो अपने खेत को जोतने के लिए, प्लाइंग करने के लिए एक ट्रैक्टर रेंट पे लेता है। हालांकि कुछ दोस्त उसके ऐसे हैं, मतलब कुछ उसके किसान दोस्त ऐसे भी हैं जो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए, जैसे बैल बैल का इस्तेमाल किया, ब्लॉक्स का, एनिमल्स का, ड्राउट एनिमल्स का इस्तेमाल किया प्लाइंग करने के लिए। जो मुन्ना लाल है उसके खेत के पास में ही एक खेत है, उसमें एक ट्यूबवेल है। उस ट्यूबवेल से वो अपने फील्ड को इरिगेट करता है, वो अपने फील्ड को क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है जिससे कि प्लांट का ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सके। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस भी हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। वो भैंस के दूध को पास के ही शहर में एक कोऑपरेटिव स्टोर है वहाँ पे बेचता है। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो मुन्ना लाल को एडवाइस करते हैं कि उसे जानवरों के लिए किस प्रकार के फूड को ग्रो करना चाहिए, किस प्रकार के चारा को खिलाना चाहिए जिससे कि मिल्क सबसे ज़्यादा वो दे सकें। और जो भी अपना एनिमल है, बुफेलोज़ है, उसके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिगार्डिंग उसके दोस्त या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग मुन्ना लाल को एडवाइस देते हैं। उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो खेत में मुन्ना लाल की मदद करते हैं, यानी फार्म एक्टिविटीज़ में, फार्म ऑपरेशंस में उसका परिवार उसकी मदद करता है, यानी यहाँ पे फैमिली लेबर प्रोवाइड कर रहा है। कभी कभी वो बैंक से लोन ले लेता है या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेता है, क्रेडिट ले लेता है, ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को खरीद सके, इम्प्लीमेंट्स को खरीद सके, जिससे कि वो अच्छे तरीके से खेती कर सकें। जो भी अपना प्रोड्यूस है उसको वो पास में शहर जो है वहाँ पे एक मंडी है, उस मंडी में वो अपने प्रोड्यूस को बेचता है। क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो भी अनाज प्रोड्यूस हुआ, जो भी हार्वेस्टिंग के बाद अनाज उनके पास है, जो भी आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जो भी क्रॉप्स हैं उसको मार्केट में बेचना पड़ जाता है। और उस वक्त उन्हें मार्केट में अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ जाता है जब मार्केट उनके लिए फेवरेबल नहीं है, यानी काफ़ी कम दाम में, कम प्राइस में उन्हें अपने क्रॉप को बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह से उनको उतना इनकम भी नहीं हो पाता। अगर स्टोरेज फैसिलिटी होता तो वो अपने क्रॉप को बाद में बेचते हैं जब मार्केट में उस क्रॉप के लिए उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल रहा हो, तो यहाँ पे उसका इनकम बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंट ईयर्स में भारत सरकार ने ये कोशिश करी है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाए ताकि किसानों को मदद मिल सके। ये एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया का केस है। सेकंड हम बात करते हैं यूएसए, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे क्या केस है, यूएसए के अंदर एक खेत का एवरेज साइज एक इंडियन फार्म से कहीं ज़्यादा होता है। यूएसए के अंदर फार्म साइज लगभग 250 हेक्टेयर या 300 हेक्टेयर के आसपास होता है। वहीं इंडिया के अंदर एक किसान के पास केवल 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन थी और यहाँ पे 200 से 250 हेक्टेयर, जो कहीं ज़्यादा है, इससे लगभग 250 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे जो किसान है वो आमतौर पे खेत में ही एक छोटा सा या बड़ा सा घर बना लिया, वहाँ पे रहता है। क्योंकि खेत बहुत बड़ा है तो आमतौर पे वो खेत में ही एक घर बना लिया और वहाँ पे रहता है।
यहाँ यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स जिसे उगाया जाता है वो है कॉर्न, सोयाबीन, बीट, कॉटन, शुगर बीट। यहाँ पे एक छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक किसान है मिड वेस्ट यूएसए के अंदर, आयोवा स्टेट के अंदर एक किसान है जिसका नाम है जो होरन। उसके पास 300 हेक्टेयर ज़मीन है और वो अपने ज़मीन पे, अपने खेत में जो कॉर्न है, कॉर्न क्रॉप की कल्टीवेशन करता है। इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि जो भी सॉइल है वो फर्टाइल है कि नहीं, वाटर सोर्सेस जो आसपास हैं वो उस क्रॉप की ज़रूरत को पूरा कर सकेगा कि नहीं। अगर क्रॉप डैमेज हो जाता है पेस्ट से, इंसेक्ट से, तो इसके लिए वो एडिक्वेट मेजर्स भी लेता है ताकि पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है और जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उसकी स्प्रेइंग हाथ से नहीं करता। वो उसके पास इतना पैसा है कि वो जेट या फिर प्राइवेट एरोप्लेन को रेंट पे लेता है और उससे केमिकल्स को अपने खेतों में स्प्रे करता है, क्योंकि उसका खेत काफ़ी बड़ा है। 300 हेक्टेयर का ज़मीन उसके पास है। तो 300 हेक्टेयर ज़मीन में एक इंसान मैनुअल लेबर कर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड को स्प्रे नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करता है। समय समय पे वो सॉइल के सैंपल को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है ताकि वो जान सके कि सॉइल के अंदर इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, वो इनफ फर्टाइल है या फिर नहीं। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो भी रिजल्ट्स देती है वो जो होरन को काफ़ी मदद करता है साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को प्लान करने के लिए। मतलब खेत के किस पार्टिकुलर रीजन के अंदर उसे फर्टिलाइज़र डालना है और किस रीजन में नहीं, इससे इस चीज़ के बारे में उसे इस चीज़ से आसानी से पता लग जाता है। उसके पास कंप्यूटर्स भी हैं और वो कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक्ड हैं जो उसे उसके फील्ड को लेकर, उसके खेत को लेकर एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करता है। ये चीज़ जो होरन को काफ़ी मदद करता है कि खेत के किस पार्टिकुलर जगह पे उससे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। वो अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेसर, अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करता है अलग अलग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग काम करने के लिए। जो भी ग्रेन जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर करता है और समय आने पे वो उसे मार्केट भेज देता है, मार्केट में उसे बेच देता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है। तो यूएसए के अंदर फार्मर कम, एक बिजनेसमैन ज़्यादा है। और इंडिया के अंदर जो किसान है वो पेजेंट है, फार्मर है, रायत है, गरीब है, उसके पास स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। यूएसए के अंदर फार्मर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। यहाँ पे अलग अलग मशीन्स और अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। ये सब कुछ क्या है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेवलर ये क्या होता है, एक फार्म टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उसको लेवल कर सके। अगर लैंड ऊबड़ खाबड़ है तो उसको ये लेवल कर देता है, फ्लैट कर देता है। तो लेवलर यही काम करता है। जब लैंड फ्लैट हो जाए, प्लेन हो जाए और वहाँ पे खेती की जाए तो क्रॉप यील्ड, जो भी आउटपुट है, जो भी उपज है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इरिगेशन कॉस्ट बच जाता है। सेकेंड बात करते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज की। तो ये जो फैसिलिटी है इसके ज़रिए से ग्रेन को स्टोर किया जाता है और ग्रेन को बेहतर तरीके से स्टोर किया जाता है। इसमें इफ़िशियंसी, क्वालिटी ऑफ स्टोरेज बढ़ जाती है। मैनुअल लेबर की जो ज़रूरत है वो कम जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से ग्रेन स्टोर हो जाता है। इससे कॉन्टीन्यूअसली हम मॉनिटर कर पाते हैं कि ग्रेन जिसको हमने स्टोर किया उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को मेजर कर पाते हैं। जैसे कि गोडाउन में अगर हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं
तो हमको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि भाई ये जो पार्टिकुलर जगह है यहाँ पे जो भी ग्रेन को हमने स्टोर किया वो मान लो सड़ रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसके रिगार्डिंग हमें जानकारी ही नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के इस पार्टिकुलर रीजन में जो भी ग्रेन्स है उसके रिगार्डिंग जानकारी हासिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स नहीं है। वहीं पे ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे हम लोग स्टोरेज को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल एक ऐसा टूल होता है जिसको ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेतों में सीड को बोया जाता है। सीड ड्रिल ट्रैक्टर के बैक में जुड़ा हुआ होता है और इसके अंदर मल्टीपल पोर्स होते हैं और इस पोर के अंदर, इस होल के अंदर सीड को रखा जाता है और जब ये सॉइल के ऊपर चलता है तो सीड को ये इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर कर इक्वल डेप्थ पे बो देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सीड ड्रिल है। इस सीड ड्रिल का काम होता है कि ये जब चलेगा तो जोतने के साथ साथ क्या करेगा, ये सीड को इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेगा, बो देगा एट सर्टेन डेप्थ। कंबाइंड हार्वेस्टर, यहाँ पे एक और टर्म है कंबाइंड हार्वेस्टर जिसका इस्तेमाल किया गया है। कंबाइंड हार्वेस्टर को कंबाइन भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मशीन होता है जिसका इस्तेमाल हार्वेस्टिंग में किया जाता है। मतलब कि एक बहुत बड़े एरिया में अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ है तो जो भी हार्वेस्ट है, अगर उसको एक इंसान करे, मैनुअल लेबर करे तो काफ़ी दिन लग जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्वेस्टिंग करता है, थ्रेसिंग करता है, जो भी हस्क हैं, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट हैं और जो राइस है, वीट है, उसको सेपरेट करता है, क्लीन करता है, ग्रेन्स को कलेक्ट करता है। ओके, तो कंबाइंड हार्वेस्टर मतलब जो बड़ा वाला हरा कलर का जो मशीन होता है जो फसल को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कंबाइंड हार्वेस्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल करने से इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कम समय में ज़्यादा फसल को काटा जा सकता है। तो इससे क्विकली, कम समय में, कम टाइम में काफ़ी बड़े एरिया में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से जुड़े हुए थे जिसको हमने अभी यहाँ पे समझा। तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में जो फार्मर की कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत से स्टेट्स के अंदर फार्मर्स सुसाइड के केस भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि फार्मर डिस्ट्रेस में, वो डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। वो जो बैंक से या फिर किसी दूसरे इंसान से लोन लेते हैं वो उस लोन को नहीं चुका पाते हैं, जिससे उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। इसकी वजह से फार्मर्स के पास और कोई ऑप्शन बच नहीं जाता सुसाइड करने के अलावा। गवर्नमेंट भी किसानों को उतनी मदद नहीं कर पा रही। वहीं यूएसए के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ में केस बिल्कुल ही उल्टा है। वहाँ पे फार्मर बिजनेसमैन की तरह काम करता है। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के फार्मर्स के बीच में।